वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डेनिसा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर चतुर्भुज की रचना, जिसके अंतर्गत चतुर्भुज क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो चतुर्भुज के अंतर्गत उसके जो पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, शीर्षों के बारे में क्या होता है, उसकी रचना हम लोग किस तरीके से करेंगे, वर्ग की रचना हम लोग किस तरीके से करेंगे, त्रिभुज के बेस पे और त्रिभुज को हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो चतुर्भुज के साथ साथ इसमें त्रिभुज के अंतराल भी होता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंतर्गत जो आपकी गणना होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ भाई, जो चतुर्भुज की गणना होती है वो इस तरीके से होती है। ये चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज। ठीक है, अब इस चतुर्भुज के अंतर्गत इसकी जो गणना होती है भाई वो किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चतुर्भुज के बेस पे किस तरीके से होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला तो ये इसके शीर्षों के बेस पे होता है, भुजा के बेस पे होता है, और किसके बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके क्लियर करने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ना। तो शीर्ष के माध्यम से ये होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का पहला शीर्ष के माध्यम से होता है, दूसरा आप लोगों के भुजा के माध्यम से होता है, और तीसरा होता है वह कोण के माध्यम से होता है। तीसरा कोण के माध्यम से, दूसरा भुजा के माध्यम से, पहला शीर्ष के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं एंगल के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो एंगल के बेस में पहला क्या आता है, कोण के बेस पे आता है। तो एंगल के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। पहला कोण के बेस पे आता है कि किसके बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला ये तो आप लोगों के शीर्षों के बेस पे है भाई। किसके बेस पे है, ये आप लोगों का शीर्षों के बेस पे, शीर्ष के बेस पे है। ये आपका किसके बेस पे है, भुजा के बेस पे है, और ये आपका किसके बेस पे है, कोण के बेस पे है। तो कोण के अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं कि भुजा शीर्ष तो समझ में आ ही गया है आप लोगों को। अब कोण के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोण के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण के बेस पे, पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण के बेस पे। चलिए पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण के बेस पे, इस चीज़ को किसके बेस पे देखते हैं, न्यून कोण के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो जिस कोण का मान 0 अंश से, जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो। ठीक है, जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक हो तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। क्या कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो जिस कोण का मान 0 से अधिक होता है तथा 90 से क्या होता है, कम होता है, वो आप लोगों का न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण के बेस पे हम लोग इसको एक्यूट एंगल के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखे थे। तो न्यून कोण के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो जिस कोण का मान 0 से अधिक होता है तथा 90 से कम होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो पहला न्यून कोण के बेस पे यहाँ पर हम लोग डायग्राम क्रिएट करके भी देखे थे कि आप लोगों का ये न्यून कोण के अंतर्गत आता है भाई। ये आप लोगों का न्यून कोण है भाई। ये भी आप लोगों का क्या है, एक्यूट एंगल है। और यहाँ से देखते हैं तो ये भी आप लोगों का क्या है, एक्यूट एंगल के बेस पे है। ठीक है, तो न्यून कोण के बेस पे जब इस चीज़ को देखते हैं तो जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो चतुर्भुज के अंतर्गत इसको हम लोग शीर्ष के रूप में, भुजा के रूप में और कोण के माध्यम से देखते हैं भाई। तो जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से क्या हो, कम होता है, वह न्यून कोण कहलाता है। क्लियर, न्यून कोण के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद हम लोग अधिक कोण के बेस पे देखेंगे और सम कोण के बेस पे देखेंगे। चलिए, तो न्यून कोण ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग सम कोण के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। किसके बेस पे देखते हैं, सम कोण के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये सम कोण के बेस पे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो दूसरा होता है आपका सम कोण। जो दूसरा आपका होता है वो होता है आप लोगों का सम कोण। दूसरा जो होगा वो आप लोगों का सम कोण के बेस पे होगा भाई। जो दूसरा होगा आप लोगों का सम कोण के बेस पे होगा। क्लियर, तो सम कोण के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सम कोण के बेस पे ये आप लोगों का क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है, केवल 90 अंश
90 अंश होता है। जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है समकोण कहलाता है, और जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। क्लियर। तो न्यून कोण को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। और समकोण को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। और समकोण को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। समकोण को क्या बोलते हैं भाई? तो हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जिस कोण का मान केवल और केवल कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, वह आप लोगों का क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो इस बेस पे आप लोगों का यहाँ पर जो एंगल न्यून कोण के बेस पे यहाँ पर था, ये आप लोगों के एंगल के बेस पे था। यहाँ पर अगर इसको माना जाए तो AOB मान सकते हैं, इसको COD मान सकते हैं, और इसको EOF मान सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर। तो अगर हम लोग इसको कोण की दृष्टि से देखते हैं भाई, तो कोण की दृष्टि से जब भी देखते हैं तो न्यून कोण आप लोगों के पास पहले आता है। तो जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक होता है तथा 90 अंश से क्या होता है? कम होता है, उस चीज़ को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। और जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। तो समकोण के लिए हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल क्रिएट करते हैं। तो राइट एंगल क्रिएट करते हैं तो राइट एंगल कुछ इस तरीके से होता है। राइट एंगल आप लोगों के पास इस तरीके से होता है। ये हो जाएगा आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे। क्लियर। ये रहेगा आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे रहेगा? ये आप लोगों के 90 डिग्री के बेस पे ये सब होते हैं। ठीक है। तो ये रहेगा आपका 90 डिग्री के बेस पे। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका O हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। AOB के बेस पे हो जाएगा। तो जब भी हम लोग चतुर्भुज के अंतर्गत देखते हैं, चाहे वह शीर्षों के माध्यम से हो, चाहे वह भुजा के माध्यम से हो, चाहे वह कोण के माध्यम से हो, तो कोण के माध्यम से, क्योंकि शीर्षक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, भुजा को समझा चुका हूँ, कोण को समझा चुका हूँ, तो जब भी इसके अंतराल में जब आप लोगों को रचना करने के लिए आएगा तो एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, तो न्यून कोण को पहला जानना आप लोगों को अत्यंत आवश्यक है। न्यून कोण को जान लोगे, समकोण को जान लोगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि एक समकोण की रचना कीजिए, एक न्यून कोण की रचना कीजिए, एक अधिक कोण की रचना कीजिए। तब वहाँ पर आप लोग बेसिकली इसका बेस को नहीं जानोगे तो फिर वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। तो इसके लिए आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी अत्यंत होना जरूरी है। इसके बाद जो आता है भाई वो आप लोगों का अधिक कोण होता है। इसके बाद जो आता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। इसके बाद जो आता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण के माध्यम से जानते हैं। किसके माध्यम से जानते हैं? अधिक कोण के माध्यम से उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो आएगा वो आप लोगों का अधिक कोण के बेस पे रहेगा। इसके बाद जो आएगा वो किसके बेस पे रहेगा भाई? वो आप लोगों का अधिक कोण के बेस पे रहेगा। अधिक कोण के बेस पे रहेगा। जो आएगा यहाँ पर वो आप लोगों का अधिक कोण से क्या रहेगा? रिलेटेड रहेगा एक। क्लियर। तो ये आप लोगों का अधिक कोण से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद जो आएगा वो आप लोगों का किससे रिलेटेड रहेगा? अधिक कोण से रिलेटेड रहेगा। अधिक कोण जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या होती है? कम होती है। जिस कोण की माप कितनी होती है? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण हम लोग बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए अगला जो हमारा कंटेंट है वो है हमारा अधिक कोण। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये होता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण जिसको हम लोग एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अधिक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इस कोण को हम लोग बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल। क्लियर। मिस्टर एब्ट्यूस एंगल के नाम से इस चीज़ को जाना जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एब्ट्यूस एंगल के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि इसको हम लोग समकोण के दृष्टि से देखे थे, इस चीज़ को हम लोग किसके दृष्टि से देखे थे? समकोण के दृष्टि से देखे कि समकोण क्या होता है बोल के इस चीज़ को हम लोग देखे थे। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग अधिक कोण के बेस पे देखते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या हो? कम हो, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो, एवं 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है।
ठीक है। तो जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाता है। क्लियर। और जिस कोण का मान 0 से अधिक तथा 90 से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है सम कोण कहलाता है। जिस कोण का मान 90 से अधिक एवं 180 से कम हो अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर इसका डायग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बेस पे ये आप लोगों को इस तरीके से होता है एब्ट्यूस एंगल, इस तरीके से हो जाएगा आपका एब्ट्यूस एंगल, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ से हम लोग करते हैं तो ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल है, ये भी एब्ट्यूस एंगल, ये भी एब्ट्यूस एंगल, ये आपका PQR के रूप में है, ये आपका COD के रूप में है, ये आपका LMN के रूप में है, LMN के रूप में है, ये आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर हूँ आप लोग यहाँ पर ये है, ये आप लोगों का राइट एंगल है, यहाँ पर एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, फिर ये एब्ट्यूस एंगल एब्ट्यूस एंगल एब्ट्यूस एंगल, ये आपका न्यून कोण न्यून कोण न्यून कोण। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कोण के बेस पे, न्यून कोण के बेस पे देख लिए, सम कोण के बेस पे देख लिए और अधिक कोण के बेस पे देख लिए। क्लियर। तो जब भी आता है आप लोगों के पास कि न्यून कोण से क्या किसको बोला जाता है, तो जिस कोण की माप आप लोग बोल सकते हैं कि जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है 90 अंश से कम होती है वो आप लोगों का न्यून कोण कहलाती है। जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है वो आप लोगों का सम कोण कहलाती है। और जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 अंश से कम होती है वो आप लोगों का क्या कहलाती है, अधिक कोण कहलाती है। क्लियर। तो ये आप लोगों को कोण के माध्यम से हम इस चीज़ को देख लिए। शीर्ष भुजा क्या होती है, कोण क्या होती है, तो कोण के माध्यम से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। क्लियर। तो इस बेस पे आप लोगों का एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, एब्ट्यूस एंगल हो गया। मतलब ये आप लोगों का न्यून कोण के बेस पे है, सम कोण के बेस पे और अधिक कोण के बेस पे, तीनों के बेस पे ये जो चीज़ है इसको हम लोग डायग्राम के बेस पर इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर शीर्षक के माध्यम से जो था उस शीर्षक के माध्यम से हम लोग किस चीज़ की गणना किए थे, शीर्षक के माध्यम से हम लोग ABCD की गणना किए थे कि जहाँ पर हम लोग क्या था कि जहाँ पर हमारा क्या होता था, जहाँ पर भुजा मिलते हैं, जहाँ पर भुजा मिलते हैं वही ना, जहाँ पर भुजा मिलते हैं। इस चीज़ को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। जहाँ पर भुजा मिलते हैं, जहाँ पर भुजा मिलते हैं और जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं, यहाँ पर इसका उल्टा होता है, जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं। ठीक है। और दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, ये होता है क्षैतिज झुकाव। ये दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुका है। तो कोण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D के बेस पे आता है। और भुजा के बेस पे देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर आता है AB भुजा आता है, BC भुजा आता है, CD भुजा आता है, AB BC CD और DA भुजा आता है। अगर भुजा शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष और D शीर्ष ये आता है। क्लियर। तो न्यून कोण के बेस पे हम इस चीज़ को देख लिए, सम कोण के बेस पे देख लिए भाई, और किसके बेस पे देख लिए, अधिक कोण के बेस पे। तो जहाँ पर भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है, जहाँ पर शीर्ष मिलता है भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव आप लोगों का कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव आप लोगों को क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जैसे कि हम लोग डायग्राम के बेस पर यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर बताया था कि ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का फर्स्ट है, ये आप लोगों का सेकंड के बेस पे है, ये थर्ड के बेस पे है। क्लियर। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये 1 के बेस पे है, ये आप लोगों का 2 के बेस पे है, ये आप लोगों का 3 के बेस पे है और ये आप लोगों का 4 के बेस पे है। क्लियर। चलिए ये था। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भुजा के माध्यम से देख रहे थे तो ये आप लोगों का था, ये भुजा था, ये भी आप लोगों का क्या था, भुजा था। उसी प्रकार से ये क्या था आप लोगों का, भुजा था, ये भी क्या था, भुजा था। ये क्या था भाई, एंगल था। ये भी क्या था, एंगल था। ये भी क्या था, एंगल था। ये भी क्या था, एंगल था। ये आप लोगों का क्या था, शीर्षों के माध्यम से था। ये शीर्ष था भाई, ये आपका शीर्ष था। ठीक है। इसके बेस पे हम लोग यहाँ पर देखे थे तो ये भी क्या था, शीर्ष था। उसी के बेस पे यहाँ पर देखे थे, ये भी क्या था आप लोगों का, शीर्ष था। उसी प्रकार यहाँ पर देखें ये भी क्या था आप लोगों का, शीर्ष था। तो ये आप लोगों के शीर्षों के बेस पे भाई, इस चीज़ को आप लोग केयर कीजिएगा, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को केयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो एंगल के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, एंगल के बेस पे, चाहे वह न्यून कोण हो, चाहे वह सम कोण हो, चाहे वह अधिक कोण हो। तो जिस कोण का मान 0 से अधिक होता है तथा 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है सम कोण कहलाता है। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है। क्लियर। तो आप लोगों को जब भी एंगल के बेस पे इस चीज़ को बोला जाता है तो इसको याद रखिएगा। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर मैं इस एंगल के दृष्टि से अगर इस चीज़ को बोलूँ, यहाँ से मैं
ये आप लोगों के शीर्षों के माध्यम से, ये आपका ए शीर्ष है, ये आपका बी शीर्ष है, ये आपका सी शीर्ष है, ये आपका डी शीर्ष है। क्लियर। अगर भुजा के माध्यम से अगर इस चीज़ को हम लोग देखना चाहेंगे तो भुजा के माध्यम से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का, ये आप लोगों का ए डी भुजा हो जाएगा, ए डी भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का ए बी भुजा हो जाएगा, ए बी भुजा, ये हो जाएगा आप लोगों का सी और बी भुजा या बी सी भुजा बोल सकते, ये आप लोगों का डी सी भुजा हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का एंगल हो जाएगा, ये आप लोगों का कोण के माध्यम से हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण हो जाएगा। क्लियर। ये तो आप लोगों का शीर्ष है, ये आपका क्या है, शीर्ष है, ये आपका शीर्ष है। उसी प्रकार ये शीर्षों के माध्यम से है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चतुर्भुज क्या होती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते थे, चतुर्भुज। जिसमें चतुर्भुज में चार शीर्ष होते थे, चार कोण होते थे और चार भुजा होते थे। तो पहला न्यून कोण के बेस पे देख लिए, दूसरा सम कोण के बेस पे देख लिए, तीसरा अधिक कोण के बेस पे देख लिए। इसके बाद जो होता है उसका आपका बृहत कोण के बेस पे होता है। इसके बाद जो होता है आप लोगों का किसके बेस पे होता है, वो आप लोगों का बृहत कोण के बेस पे होता है। ठीक है। इसके बाद जो होता है वो बृहत कोण के बेस पे होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये होता है आपका बृहत कोण, बृहत कोण जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। ये आप लोगों का होता है 180 अंश से अब, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम हो, 360 अंश से कम हो बृहत कोण कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। ठीक है। तो जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम हो बृहत कोण कहलाता है। तो इस चीज़ को हम लोग शीर्षों के माध्यम से देखें तो जहाँ पर भुजा मिलते हैं ए बी सी डी, यह चतुर्भुज। भुजा के माध्यम से देखेंगे जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए। कोण, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव आपका कोण, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी के बीच पे। न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जिस कोण का मान केवल 90 अंश होता है सम कोण कहलाता है। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम अधिक कोण कहलाता है बृहत कोण के बेस पे। इस चीज़ को देख लिए, चतुर्भुज, शीर्ष, भुजा, कोण के बेस पे देख लिए और यहाँ पर डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को भी हम लोग देख लिए। तो जब भी इसके अंतर्गत आप लोगों का ये भी आता है कि समलम और समांतर के बेस पे आता है, आप लोगों के पास ये आता है समलम और समांतर के बेस पे आता है। देखिए किस किस के बेस पे आता है इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो आता है आप लोगों का समलम के बेस पे आता है। पहला जो आता है वो आप लोगों का समलम के बेस पे आता है, समलम के बेस पे आता है और समचतुर्भुज के बेस पे आता है, समलम के बेस पे आता है और किसके बेस पे आता है भाई आप लोगों का समलम और समांतर, समलम समांतर और किसके बेस पे आता है ये आप लोगों का समलम समांतर और समचतुर्भुज के बेस पे आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं। तो पहला ये आप लोगों का समांतर के बेस पे रहेगा, ये आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा, समांतर के बेस पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद वाला ये समांतर के बेस पे रहेगा, उसके बाद ये आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा, समलम के बेस पे रहेगा। ये जो रहेगा आप लोगों का वो आप लोगों का समलम के बेस पे रहेगा। यहाँ से जो रहेगा समलम के बेस पे रहेगा, फिर यहाँ से जो रहेगा आप लोगों का यहाँ तक ये आप लोगों का समचतुर्भुज के बेस पे रहेगा। तो इस चीज़ को 1 बाय 1 करके हम लोग इसको देखते जाते हैं। तो पहला ये जो होगा वो आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा, ये आप लोगों का समलम के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो समलम के बेस पे रहेगा, समांतर के बेस पे, समचतुर्भुज के बेस पे रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा इस चीज़ को लास्ट टर्म के रूप में वो आप लोगों का इस चीज़ को मैं कंप्लीट कर देता हूँ भाई। क्लियर। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो आप लोगों का देखिए ये आप लोगों का है, ये वर्ग के रूप में है भाई, ये किसके रूप में है, वर्ग के रूप में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ जो होता है इसको हम लोग आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, आयत के बेस पे, आयत के बेस पे इस चीज़ को देखते लेते हैं।
और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज डायग्राम के मध्य डायग्राम बनाकर बताऊंगा। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आप लोगों का समलम चतुर्भुज है। ये आपका समलम चतुर्भुज के अंतर्गत इस चीज़ को देखते हैं। समलम चतुर्भुज के अंतर्गत देखेंगे ये आपका सम चतुर्भुज, ये आपका सम चतुर्भुज के अंतर्गत इसको देखेंगे। और ये हमारे भाई साहब हैं चतुर्भुज, ये है हमारे पास चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत है ये आपका किसके अंतर्गत है? चतुर्भुज के अंतर्गत है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से जो था वो डायग्राम बेस में जब भी आप लोगों को रचना के माध्यम से आएगा या रचना की दृष्टि से आएगा, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत, समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इस माध्यम से आप इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो इस माध्यम से भी इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो इस बेस पे हम लोग चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं, जो इसको प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत भी देखे थे। वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत रेक्टेंगल के बेस पे इस चीज़ को देखे थे, ठीक है। तो वर्ग के बेस पे हम लोग वही देखे थे कि वर्ग जिसकी आमने सामने, वर्ग के बेस पे हम लोग ये देखे थे जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। क्लियर? तो वर्ग के बेस पे जब भी आप लोगों को रचना कीजिए, वर्गों की रचना कीजिए, तो उसमें आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स की जो आवश्यकता होती है, क्लियर, तो उस बेस पे जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है? 90 अंश की होती है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, उस बीच में जब ये आएगा तो आप लोग वर्ग के बेस पे इस चीज़ को लिखेंगे। क्लियर? तो जिसकी चारों भुजाएँ, इसको एक साथ बता रहा हूँ मैं, जिसकी चारों भुजाएँ आपस में बराबर होती है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। क्लियर? तो वर्ग के अंतर्गत में ये होता है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो वर्ग के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है? वर्गों के माध्यम से जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों की इस तरीके से होता है, बराबर, ठीक है, इस तरीके से, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने अंश के हो? 90 अंश के हो। यहाँ से ये एंगल, यहाँ से ये 90, यहाँ से ये 90, यहाँ से ये 90, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जैसे कि यहाँ से A है, यहाँ से B है, यहाँ से C है, यहाँ से D है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या होता है? BC होता है। और BC बराबर क्या होता है? CD होता है। और CD बराबर क्या होता है? AD होता है। यहाँ से हम लोग भुजा के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ में हम लोग एंगल के बेस में देखेंगे तो ये आप लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों का वर्ग हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, A इक्वल टू 90 डिग्री, B इक्वल टू 90 डिग्री, C इक्वल टू 90 डिग्री, D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वो आप लोगों का वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग के अंतर्गत में हम लोग AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD के बेस पे देख लिए हम लोग। तो समांतर, इसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के लिए देखते हैं तो ऐसा चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं का दोनों युग्म दोनों युग्म आपस में बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं का दोनों युग्म आपस में बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में जो दोनों युग्म रहेगा वो किस तरीके से रहेगा भाई? दोनों युग्म के लिए आप लोगों के इस तरीके से रहेगा, ये भी इस तरीके से है और ये आपका ये बराबर है और ये आपका ये बराबर है। अगर इसको डायग्राम बेस से हम लोग इस चीज़ से करेंगे, स्वैप करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आप लोग जिसका दोनों युग्मों को जोड़ा जो आप लोगों का है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से, उस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, तो ये वाला युग्म बराबर रहेगा, ये वाला युग्म इस युग्म को बराबर रहेगा, मतलब ए बी बराबर रहेगा ना। समांतर चतुर्भुज आपस में बराबर हो और क्या हो? समांतर भी हो। एक चीज़ यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, मैं इस चीज़ को नहीं जोड़ा था, एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, समांतर। तो ए बी समांतर हो जाएगा सी डी और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, और दूसरा हो जाएगा ए डी समांतर क्या हो जाएगा? बी सी, और दूसरा हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी सी। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं का दोनों युग्म आपस में बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ए बी समांतर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए डी समांतर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो चतुर्भुज है वो वर्ग के अंतर्गत आता है, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आयत को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समलंब चतुर्भुज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आयत के बेस में देखते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा जिसकी आमने सामने की भुजा जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। 90 अंश की होती है। आयत क्या हो जाएगी? आयत। तो यहाँ से हो जाएगा ये आयत कहलाती है। आयत कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। ठीक है, तो आयत में प्रत्येक कोण, ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से वर्ग में हमारे पास कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, ये पहला विकर्ण, ये आपका दूसरा विकर्ण। ठीक है, अगर विकर्ण की बात करें यहाँ से तो विकर्ण AC विकर्ण है और आप लोगों का BD विकर्ण है, 2 विकर्ण है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेक्टेंगल के बेस पे, अगर इस चीज़ को हम लोग रेक्टेंगल के बेस पे इस चीज़ को बात करते हैं इस तरीके से, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, तो रेक्टेंगल के बेस पे तो ये आपका विकर्ण बनेगा, ये आप लोगों का विकर्ण बनेगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये आप लोगों का विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इसके आमने सामने भुजा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या है? BC है और AB बराबर क्या है?
सी डी है, और यहाँ पर सभी के पास क्या क्या है, 90 डिग्री है भाई, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इतना हो जाएगा। तो वर्ग के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, हम प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दो आप लोगों का विकर्ण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं दोनों युग्म आपस में समांतर हो और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक को 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। समलम चतुर्भुज जिसमें एक युग्म का जोड़ा परस्पर समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, परस्पर बराबर एवं समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इस तरीके से है, डायग्राम के बेस पे देखेंगे हम लोग तो इस तरीके से बनेगा, ये तो ये बराबर रहेगा, ये तो ये बराबर ये रहेगा, या तो फिर ये दोनों में से एक रहेगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। या तो ए डी परस्पर समांतर हो और बराबर हो, ए डी समांतर बी सी होगा, या फिर ए बी समांतर क्या होगा, सी डी होगा, ये दोनों में से एक हो जाएगा। तो ये आपका समलम चतुर्भुज के अंतर्गत ये रहेगा। क्लियर। आप सम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी युग्म बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला हिसाब ये, ठीक है। अगर डायग्राम के बेस पे देखा जाए तो पी क्यू आर एस इस तरीके से। तो ये आप लोगों के चतुर्भुज के अंतर्गत में आ गया, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक को 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं को दोनों युग्म आपस में बराबर हो। क्लियर। समलम हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलम चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, रेक्टेंगल आयत के बेस पे हो गया। तो इतने में आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं 11.1 के साथ। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट।